फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड हमारे जिसमें सब्जेक्ट है EAFM, जिसमें हमारा पेपर सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी साख नियंत्रण की विधियाँ और तकनीक्स, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, साख का नियमन एवं नियंत्रण केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्रीय बैंक का यह प्रमुख कार्य बताता है कि वास्तव में केंद्रीय बैंक सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि साख नियंत्रण के कार्यों को कितनी कुशलता से संपन्न कर पाती है। व्यापारिक बैंक अपनी नकद जमाओं के आधार पर साख सृजन करते हैं। साख अप्रत्यक्ष मुद्रा होती है। साख सृजन के कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, इससे मूल्य स्तर बढ़ने लगते हैं एवं स्फीति जनहित प्रभावित उत्पन्न हो जाती है। केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए साख सृजन पर नियंत्रण करता है। यद्यपि वह अपनी कार्रवाई द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रण करने में सफल रहता है। यह कहा जाता है कि केंद्रीय बैंक सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अतः केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य मुद्रा एवं साख की मात्रा को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखना है। केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक का संपूर्ण व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण होता है। अतः वह साख नियंत्रण का कार्य सफलतापूर्वक करता है। अब हम देखते हैं साख नियंत्रण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। आप जानते हैं साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। साख नियंत्रण व्यापार चक्रों पर रोक लगाता है, ट्रेड साइकिल्स पर रोक लगाता है। मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन के हानिकारक प्रभावों को नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण के जो मुख्य उद्देश्य वो इस प्रकार है। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी मूल्य स्थायित्व। हम जानते हैं केंद्रीय बैंक नोट निगमन का कार्य करता है और साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य आंतरिक मूल्य स्थायित्व को बनाए रखना है, जबकि व्यापारिक बैंक साख सृजन का कार्य करते हैं। नोट निगमन एवं साख सृजन मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रभावित करते हैं। मुद्रा की कुल पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम या अधिक हो जाती है तो आर्थिक स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा उद्देश्य है विनिमय दर में स्थिरता, यानी स्टेबिलिटी इन रेट ऑफ एक्सचेंज। हम जानते हैं साख का एक मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय दरों को स्थिर लाना है, क्योंकि विनिमय दरों से अनिश्चितता एवं स्थिरता से विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे देश जिनके लिए विदेशी व्यापार का अधिक महत्व है, उन्हें अपनी विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना जरूरी है। विदेशी विनिमय में स्थिरता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता के लिए आंतरिक मूल्य स्थिरता का त्याग करना होगा, जो हितकारी नहीं है। फिर तीसरा उद्देश्य है आय व रोजगार के स्तर को बनाए रखना, यानी मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हम जानते हैं साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है आय व रोजगार के स्तरों को बनाए रखना है। आज के युग में जो अर्थशास्त्री है वो ये इस बात के समर्थक है कि साख का नियंत्रण उद्देश्य है ट्रेड साइकिल्स को नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर बनाए रखना होना चाहिए। केंद्रीय बैंक साख सृजन को सरल कर विनियोग में रोजगार में वृद्धि करता है। अगला है आर्थिक नियोजन की सफलता, यानी सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन अपनाया गया है और नियोजन की सफलता के लिए आर्थिक विकास की उचित दशाएं उत्पन्न करना आवश्यक है। अतः देश की मौद्रिक और साख नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए उचित दशाएं प्रदान करना है। अगर हम विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति के उद्देश्य और आर्थिक नियोजन को सफल बनाना चाहते हैं तो विकासशील देशों में पूंजी की कमी ने आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रखी है। फिर है ऋण प्रबंधन, यानी बैड डेब्ट्स की बात करें, हम डेब्ट मैनेजमेंट की बात करें तो विकासशील देशों को अपने विकास व्यय को पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और फाइनेंस प्राप्ति के लिए एक साधन सार्वजनिक यानी पब्लिक लोन ही है। मॉनेटरी पॉलिसी का एक मुख्य उद्देश्य ऋण प्रबंधन भी है और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का
क्रय विक्रय कर सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करता है। ऐसा करते समय मूल्य, स्थायित्व एवं लागत को कम करने के साथ साथ इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। अगला है देश की रक्षा के लिए यानी नेशनल डिफेंस की अगर हम बात करें तो प्रत्येक सरकार को अपने देश की रक्षा का दायित्व वहन करना पड़ता है और आधुनिक युग में रक्षा पर अत्यधिक धन व्यय कर देश की मौद्रिक एवं साख नीति से इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि वे देश की रक्षा के लिए वित्त व्यवस्था की दृष्टि के अनुकूल है या नहीं। साख के विस्तार द्वारा युद्ध के व्ययों की पूर्ति के लिए धन जुटाना संभव है। अब हम बात करेंगे साख नियंत्रण की जो विधियां हैं, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल्स। देश का जो केंद्रीय बैंक है साख नियंत्रण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही साख के नियंत्रण के अनेक तरीके अपनाते हैं। साख नियंत्रण के तरीकों यानी उसकी विधियां, उसकी रीतियों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहली है क्वांटिटेटिव मेथड्स और दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड्स। पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है कंपोनेंट बैंक दर। बैंक दर का तात्पर्य ब्याज की उस दर से है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक वहाँ के व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी के बिलों एवं स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देता है और उन्हें पुनः बनाने की सुविधा प्रदान करता है। इसे देश की बट्टा दर या कटौती दर यानी डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। बैंक दर बाजार दर में अंतर होता है। बाजार दर वह दर होती है जिस पर व्यापारिक गृह, डिस्काउंट हाउसेज और अन्य वित्तीय संस्थाएं स्वीकृत बिलों, हुंडियों, प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण अग्रिम देते हैं, जबकि बैंक दर केंद्रीय बैंक की डिस्काउंट रेट होती है। बैंक दर की वृद्धि के कारण क्या इम्पैक्ट आते हैं जिसके बारे में बताते हैं। निम्नलिखित है। पहला है अन्य देशों में बैंक दर में वृद्धि, विनिमय में सुधार आता है, स्वर्ण कोषों की रक्षा होती है, इससे सट्टे पर रोक लगाई जा सकती है, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण किया जाता है। अगर बैंक दर में कमी कर दी जाए तो उससे कौन कौन से इफेक्ट आते हैं। पहला है मुद्रा संकुचन की स्थिति से मुक्त किया जाता है, विदेशी पूंजी के आयात को रोकने में सहायक होते हैं। तीसरा, मुद्रा की मांग में वृद्धि के लिए ये उपयोगी है। अगर हम बैंक दर के परिवर्तन के प्रभाव की बात करें तो इसमें परिवर्तन आता है। पहले साख की मांग पर इफेक्ट सीधा आता है, इसमें प्राइस लेवल पर भी इफेक्ट आता है। तीसरा आता है यानी पूंजी का जो प्रवाह है उसको भी ये इफेक्टेड करती है, विनिमय दर को इफेक्टेड करती है। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएं। साख नियंत्रण का जो दूसरी विधि है, जैसे कि हम जानते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाओं का तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उन क्रियाओं से है जिनके अंतर्गत वह विविध प्रकार की प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज, विनिमय बिलों यानी एक्सचेंज बिल्स और ऋण पत्रों पर क्रय विक्रय कर साख को नियंत्रण करती है। संकुचित अर्थ में हम ये कह सकते हैं खुले बाजार की क्रियाओं का आशय सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। जब बैंक दर की नीति असफल हो जाती है तो केंद्रीय बैंक ओपन मार्केट की क्रिया द्वारा साख नियंत्रण करता है। अब अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो पूंजी के निर्यात को रोकता है। ओपन मार्केट यानी खुले बाजार की क्रिया के द्वारा पूंजी के निर्यात को रोका जाता है। स्वर्ण मान के अंतर्गत स्वर्ण के आयात निर्यात को प्रभाव को दूर करता है। तीसरा है बैंक दर नीति को सफल बनाता है। चौथा, मांग की मांग, मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है। पांचवा, बैंक के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है। फिर हम बात करते हैं तीसरा इसका जो कंपोनेंट है विधि का, वो है चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद कोषानुपात में परिवर्तन। साख नियंत्रण की यह विधि भी बैंक के जो नगद कोष को प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग नगद कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास यानी रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है और केंद्रीय बैंक इस निश्चित राशि का उपयोग सदस्य बैंकों के ऋणों, बिलों की कटौती आदि करने के लिए करता है। यह कोषानुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब साख की मात्रा में कम करना होता है तो केंद्रीय बैंक इस अनुपात में वृद्धि कर देता है और व्यापारिक बैंकों के नगद कोष कम हो जाते हैं और इसकी साख सर्जन क्षमता होती है वो घट जाती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो जब साख की मात्रा में वृद्धि करनी है तो रिजर्व बैंक इस अनुपात को घटा देता है। फलस्वरूप व्यापारी बैंकों के नगद कोष अधिक हो जाते हैं और वो अधिक मात्रा में साख सर्जन कर पाते हैं। अगर हम बात करें चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो
तो छोटे बैंकों का इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। यह विधि सभी बैंकों को प्रभावित करती है जब बैंकों के पास नकद कोष अधिक मात्रा में होते हैं। फिर चौथा है चेंज इन लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि तरल कोषानुपात में परिवर्तन। सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग तरल कोष के रूप में अपने पास रखना होता है, जिससे वे आवश्यकता होने पर जनता को भुगतान कर सकते हैं। यानी लिक्विडिटी रेशियो ये भी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस कोषानुपात के बराबर ही बैंक की साख सर्जन क्षमता कम हो जाती है, जबकि बैंक इस राशि का प्रयोग साख निर्माण में नहीं कर सकता। केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक जो होता है लिक्विडिटी रेशियो में परिवर्तन कर साख की मात्रा को नियंत्रण करता है। जब इसमें वो वृद्धि करता है तो व्यापारी बैंकों के पास ऋण देने योग्य राशि कम हो जाती है, जिससे इनकी साख सर्जन क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत रिजर्व बैंक इस अनुपात में अगर कमी कर देता है तो व्यापारिक बैंकों के जो नगद कोष है वो अधिक रह जाते हैं, फलस्वरूप उनकी साख क्षमता बढ़ जाती है। इस विधि में सेंट्रल बैंक व्यापारिक बैंकों के कोष पर सरलता से नियंत्रण कर सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड यानी गुणात्मक विधियां, यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स की अगर हम बात करें, किसी भी उद्योग विशेष या क्षेत्र विशेष के साख नियंत्रण की मात्रा को नियंत्रण करती है। इसे चयनितात्मक साख नियंत्रण भी कह सकते हैं। इसमें पहला है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी चयनित साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण की यह सबसे प्रमुख विधि है। इस विधि में केवल चयनित या विशेष क्षेत्रों के लिए साख को नियंत्रण किया जाता है। इससे संपूर्ण अर्थतंत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है विभिन्न ब्याज दर कटौती दरें, यानी डिफरेंशियल डिस्काउंट रेट्स, यानी चयनित साख नियंत्रण के केंद्रीय बैंक विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग ब्याज व कटौती दर निर्धारित करता है। तीसरा है प्री इंपोर्ट डिपॉजिट, यानी आयात पूर्व जमा की व्यवस्था। इसमें क्या होता है, आयातों को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक ये व्यवस्था करता है और आयातकर्ताओं को आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र देते समय ही आयात मूल्य का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक या अधिकृत बैंक के पास जमा कराना पड़ता है। फिर है कंट्रोल ऑन लॉन्स, यानी ऋणों की प्राप्ति पर नियंत्रण। इसमें क्या होता है, कुछ क्षेत्रों के लिए जिनमें आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर है लिमिटेड यूज ऑफ कैश रिजर्व, यानी नगद कोषों का पर्वतीय प्रयोग। इस विधि में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण देने और विनियोग करने वाले बैंकों को एक निश्चित सीमा तक नगद कोष नहीं रखने की छूट दे दी जाती है। इसी में जो चयनित साख की जो दूसरी विधि है वो है साख का संभाजन। इसमें आती है यानी प्रचार पब्लिसिटी आती है। तीसरा आता है मोरल यानी नैतिक निर्णय और डायरेक्ट एक्शन यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई। इस तरह से हम ये कह सकते हैं साख नियंत्रण की विभिन्न नीतियों का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि साख नियंत्रण की कोई नीति अपने आप में पूर्ण नहीं है। सेंट्रल बैंक को विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गुणात्मक तथा परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियों में समन्वय स्थापित करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसमें केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के रीति क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।